आज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे, उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द हैं, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी ये बड़ा मुश्किल चीज होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। तो इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है, तो जिसको मर्जी जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया, उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बारी किया था, कि इन्होंने आके यहां जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैशर। तो हम उसके लिए कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती है, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, हाँ, उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को, तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है, जना उसी नहीं जो बाकी भी बिल्डिंग जली हैं, ये हमारी पार्टी नहीं कर रही, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे, ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना, डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने, तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? मियां महमूद रशीद, 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है, जिसको पकड़ते हैं ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके, शहरियार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ। यानी ये कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं, कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमराज है, आप तो सबको दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं बताते हैं कि वो शहरियार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो एक तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है। इसका तो इस सारी में बदनीयती है। ये है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर
कायम करने के लिए ये नहीं हो रहा, ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है। और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तहरीक इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए उनको मैं एक अपना राय देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ये जो भी ये करवा रहा है, इसके पीछे जो भी सोच है, उसको ये समझ नहीं आती कि एक नजरिया होता है, वो लोगों के दिलों में चला जाता है। वो आप डंडे मार के जेलों में डाल के कभी भी नजरिया क्रश नहीं कर सकते। जब आजादी की मूवमेंट चली अंग्रेज के खिलाफ, कितने लोगों को जेलों में डाला, कितना टाइम, क्या हो गया, आखिर में नहीं रुकी, क्योंकि लोगों के दिलों में चली गई थी। आज हकीकी आजादी, ये नजरिया लोगों के दिलों में चला गया। लोग जो यहां खड़े होकर मार खाते हैं, टेयर गैस लेते हैं, इनका जरा मुकाबला करें जो वहां इन्होंने रेड जोन के अंदर वो जमा किए थे लोग चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, पैसे देके उनको लेके आए। उन्होंने कहा जी किसी को पता ही नहीं वो आप पहुंचा क्यों है। फिर उनकी ऑफिशियल मदद की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, खाने दिए। शुक्र है दूसरे दिन का धरना नहीं उसने कह दिया, क्योंकि सारों नहीं भाग जाना था तब तक। तो ये जज्बे से होती हैं चीजें। नजरिया जो होता है वो खरीदा नहीं जा सकता, ना डराया जा सकता उसको। लोग खड़े हैं सारे। मैं सुनता हूं जी आज एक और किसी ने और रिजाइन कर दिया तो और पीटीआई छोड़ रहा है। मुझे तरस आता है देख के उनकी तरफ। वो बेचारे, उनकी शक्लें देखें, किस प्रेशर में वो रिजाइन किए हैं, किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बिजनेसेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो क्या उनको समझ नहीं आ रही जो ये करवा रहे हैं कि इससे नहीं पार्टी खत्म होने लगी, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है पार्टी का। क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ रही क्या है। देखें, आप डंडे मार के, खौफजदा करके, भेड़ बकरियों को तो जो मर्जी करवाएं कर देंगे। इंसानों से ये नहीं किया जा सकता। इंसानों के दिल और दिमाग की गेम होती है, हार्ट्स एंड माइंड्स। उनको समझाना पड़ता है। इंसान ऐसे नहीं होते कि आप आज क्रैकडाउन करेंगे तो जहां सारे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। जानवर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बल्कि ये और ज्यादा ऐसे है कि आप जिस तरह दबाते हैं, ये स्प्रिंग होता है, ये और तेजी से ऊपर आ जाता है। मुझे जो कॉलें आ रही हैं, बेचारे छुपे हुए हैं लोग, हमारे कारकुन भी छुपे हुए हैं, हर किसी के घर छापे पड़ रहे हैं, और वो हरकतें की जा रही हैं जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं की गई। कभी ऐसी की नहीं गई हरकतें कि लोगों के घरों में जाके सारा घर तोड़ा जाए, औरतों को जलील किया जाए। ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान छोड़े, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। किसी मुल्क में जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, वहां कभी ऐसे नहीं होता। बल्कि जंगल की हुक्मरानी, यानी जंगल का कानून भी, उधर भी मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं सुनी जो अब हो रही हैं। सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। यह खौफ के जरिए लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कामयाब नहीं होगी। ये मेरे से आज मेरी पेशेंट को ही सुनने, और मुझे आज खास तौर पे मैंने आज कहना था कि मुझे खौफ किस चीज का आ रहा है, इमरान रियाज के ऊपर। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया, और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं अब सारी सहाफियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है, कल किसी और की बारी आ जाएगी। और मैं आज उन सहाफियों को खास तौर पे आज मुखातिब उनसे होना चाहता हूं कि बड़ी बातें करते थे जी, यहां लिबरल इमरान खान बड़ी सख्ती कर रहा है, हाँ जी पता नहीं हम आजादी राय या सहाफत की जुबान बंद कर रहे हैं। जरा
موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا, لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا, اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا, صابر شاکر باہر چلا گیا, آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے, ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زبان پاک کی, لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں, ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. سو یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا, جو بھی ہوتا جائے, ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں, یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا, یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں, جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں, سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے. باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. لڑکوں کو اٹھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں, صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پکڑ کے جیل میں, وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے, اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے, کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے. اور گرمی میں بیچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. کئی جو ہمیں میسجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے, ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے. ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے. لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے, اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا, اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا, پارٹی مضبوط ہوگی, کمزور نہیں ہوگی. جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بڑھائے, رونے والی شکل ہوتی ہے, ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا کر دیں گے. تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی. اوکے جی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک خان صاحب این آر او حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے, آپ کو ایک جہاز دے دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے. دوسرے ڈیٹ بتائیے گا, آج کہا جا رہا تھا آپ کو کچھ 2200 کے قریب جشن گردوں کی جشن ہوئی ہے, ذرا آپ شیئر کریں گے. مجھے صرف 8 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں, کوئی 2200 لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی. اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ کبھی بھی ہم نے اپنے احتجاج کے اندر کسی قسم کا انتشار کا اپنے لوگوں کی اجازت نہیں دی. تو جن لوگوں نے بھی جو بھی اس میں ملوث تھے, کور کمانڈر ہاؤس میں جو بھی ملوث تھا, جو بھی پی ٹی آئی کا ہمیں بتایا, ہم ان کو کہیں گے خود ان کو پکڑو, ان کو سزائیں دو. اور این آر او دیکھیں, این آر او وہ لیتا ہے جس نے چوری کی ہو. میرا جتنا بھی جو بھی میرے پاس ہے نا, سارا کچھ پاکستان میں میرے نام پہ ہے. نہیں تو دوسروں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں, بینامی ہے, بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں, سب کچھ میرے نام پہ اور سب کچھ پاکستان میں. تو این آر او تو وہ لیتے ہیں جن کو اپنی چوری بچانی ہے, اور چوری کا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوتا ہے. اس لیے ان کو جب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی آپ کو این آر او ملے گا, تو پہلی چیز کرتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ سارے زرداری, نواز شریف, مریم, جو بھی ہیں, اسحاق ڈار, یہ باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیونکہ باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے. میں نے باہر کدھر جانا ہے, میرا تو سب کچھ پاکستان میں ہے. اس لیے نہ مجھے کوئی این آر او کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کبھی میں نے پاکستان سے چھوڑ کے جانا ہے باہر. خان صاحب, آپ نے گراس روٹ لیول سے جماعت بنا کر اس مقام پر پہنچے ہیں. اب کچھ خفیہ ہاتھ, کچھ لوگ سازشی عناصر آپ کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو آپ اس بحران سے جماعت کو نکالنے کے لیے, اس کروشل حالات سے نکالنے کے لیے اب آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب 14 مہینے ہو گئے ہیں جب ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان خطرناک ہے ملک کے لیے, تو مجھے سازش کر کے ہٹایا گیا. اور تب سے کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی. اور آپ کے سامنے ہے کہ
اللہ का करम है, क्योंकि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं. कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो तहरीक इंसाफ की है. मैं आपको इतना कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है. हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह. इसमें ये कहा जा रहा है कि आईके को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया, सियासी बात जो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कंप्लीट आइसोलेट कर दिया गया, अब क्रश करने का मौका है. अब दूसरी एक तो इस आइसोलेशन में बात करें कि आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बंदा भी वो आवाज़ नहीं दे रहा कि एक सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है. अकेले ही पीडीआई अकेली ही स्ट्रगल कर रही है. दूसरी इस वक्त जो मुल्क में स्पेशल लॉज और स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू आपके लोगों को ट्रायल किया जाने का है, इसके ऊपर बात कीजिए कि ये स्पेशल कोर्ट्स का बनना, इसे किस तरह देखते हैं? पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते. 2019 के अंदर ही खत्म हो गए थे, ये लैप्स कर गए, ये बन ही नहीं सकते. दूसरी चीज कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है. मुझे तो ये कोर कमांडर के घर का पता है, और 2-3 चीजें हुई हैं. उसके ऊपर तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए. जो आपने बात की आइसोलेशन की, देखिए आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती. आइसोलेशन आजकल पीडीएम की पार्टीज को है. पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से. ये इस मुल्क की तारीख में नहीं कभी हुआ. इलेक्शन कमीशन आपके साथ पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को जताने पे तुली हुई है. एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट में ये बैठे हुए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं. ये कभी मुल्क की तारीख में हुआ है कि आपके पास सारी कुव्वतें आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं इलेक्शन से कि जी क्यों कुछ हो जाए, इलेक्शन ना करवाएं किसी तरह. देखिए इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 14 मई को पाकिस्तान का आइन की वायलेशन हो चुकी है. इसके ऊपर एक्ट, और आज नहीं तो कल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आइन में तो सारे, अगर पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस एक आपस में, ये और पीछे से बैठा हुआ नवाज शरीफ जो करवाता है हमेशा तकसीम, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था. अब क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी 14 मई को, नहीं हुआ इलेक्शन. ये केयरटेकर गवर्नमेंट की हैसियत क्या रह गई है? इनके सारे कमांड्स इलीगल हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है. तो ये तो बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं पाकिस्तान को. यानी ये तो क्या अब गारंटी है कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे? अगर इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अक्टूबर में क्रश नहीं हुई और इमरान खान की जीतने की चांस है, या अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे. जब से आप लोग खड़े और आप अपने प्लान के तहत आप भाई समझो से भी निकलते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे. हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो प्लान था वो इस वक्त तक कामयाब हो चुका है कि उनका प्लान था कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे. और इसमें तरह से ये बताइएगा कि अब आप क्या आपको लगता है आपका कि 2023 में इलेक्शन हो जाएगा किसी किस्म का? अभी प्लान तो सारे हुकूमत के कामयाब हो रहे हैं. और दूसरा एक पॉइंट जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है पीटीआई के साथ, तो क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि आप बड़ापन करके आप आर्मी चीफ से रब्ता करें और उनके साथ मामला लेंगे, क्योंकि चीजें तो हो रही हैं सारी, तो आप एक कदम आगे बढ़ें. और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की तरह आर्मी, तो बाप की हैसियत से आप आगे बढ़ें. देखिए पाकिस्तानी फौज, मैं बार बार कहता हूं, कौन वो होगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो कि वो अपनी फौज के सामने खड़ा हो जाएगा? वो कौन होगा? वो हमेशा चाहेगा कि फौज मजबूत हो. किसी ने इस फौज की बैरून मुल्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मगरब में अपनी फौज की इतनी दफा नहीं की जो मैंने की. मेरे CNN पे इंटरव्यूज पढ़ लें, BBC में पढ़ लें. क्योंकि हम आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं. आजाद मुल्क के अंदर आपको एक मजबूत फौज के बगैर आजाद नहीं रह सकते. ये जान के ये जनाब लड़ाई दिखाई गई है. PDM वही कर रहा है जो एक दफा पाकिस्तान में हुआ था 1970 में. इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था. तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को. और उसमें जो हुआ, यानी मुझे, हमारी तो जिंदगी में हुआ ना सब कुछ, हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह, यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी. अब वही किया जा रहा है. खुद लड़ नहीं सकते मैच,
मैच खेल नहीं सकते। 37 बाई इलेक्शन में से 30 हार चुके हैं। सब एस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, पुलिस साथ, इनकी हर तरह की, उसके बावजूद हार गए। अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो इन्होंने तरीका क्या सोचा कि किसी तरह फौज के सामने इमरान खान और पीटीआई को खड़ा कर दें, और उन्होंने ये जो हुआ है, इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी तेल की आग छिड़की है इसके ऊपर, तेल फेंका आग के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है, और ये हमारी कभी भी नहीं सोच। और अगर कभी तनकीद किया मैंने फौज की, तो तामीरी तनकीद की है। आप अगर तनकीद नहीं करते किसी की भी, आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। आप मुल्क में तनकीद खत्म करें, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तो ये जान के ये लड़ाई दिखाई जा रही है उन लोगों को जिनको इसका फायदा हो रहा है। 2023 में इलेक्शन हो जाए। देखिए, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से, माशी दलदल से निकल ही नहीं सकता। अब आप पढ़ लेना, जो भी दुनिया का माइशत का एक्सपर्ट है, वो पहली चीज, क्यों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा, वो कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था। उसने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी इस मुल्क के अंदर आप, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो आएगी इलेक्शन से। तो ये सबको पता है कि इलेक्शन के अलावा अब हम इस निकल नहीं सकते। तो ये जो आगे खींचते जा रहे हैं इलेक्शन, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? मुल्क तो हर रोज प्रेशर के अंदर जा रहा है, माशियत तो हर रोज नीचे जा रही है, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। सर, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि माइनस इमरान खान, आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए हैं, उसमें 72 आपके MNAs हैं, तो आप उसमें नहीं है, क्या उसके बगैर आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? दूसरा, जो बहुत बड़ी डीपली डिबेट चल रही है इस वक्त, वो ये एक थ्योरी है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनली अमेरिकन ब्लॉक और चाइनीज ब्लॉक की एक जंग है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, कोई किसी को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं। हम अपना इतना बेड़ागर कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी तबाही नहीं कर सकते जो हम अपनी कर रहे हैं। आपने जो ये ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, देखिए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो खैर कोई पार्लियामेंट का मुझे तो नहीं पता कोई पार्लियामेंट देखता है या सुनता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तो रिडंडेंट होगी ना। जिस दिन एक वो आदमी जो कि PMLN का टिकट के ऊपर लड़ना चाहता है, वो पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर बन जाए, तो उसके पार्लियामेंट तो खत्म होगी ना आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट ऑपोजिशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाजें उठाएं, खासतौर पर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक है, फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीजें उठाएंगे, और तो पार्लियामेंट का फायदा कुछ नहीं। आप तैयार हैं जाने के लिए? मैं नहीं हूं, मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊंगा, हमारी पार्टी जाएगी। आपने अभी सितंबर जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, सितंबर का महीना, फिर नवंबर का महीना भी। तो आपको लग रहा है कि अगर आप नवंबर सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब ना हो पाए, तो आपके लिए जो प्लान बनाया हुआ है उसमें वो लोग कामयाब हो जाएंगे, यानी कि PDM या उनके जो सहूलतकार हैं? पता नहीं, देखिए, वो तो खैर बहुत दूर है। हम तो अभी मई का ही सोच रहे हैं और जून का सोच रहे हैं, उससे आगे तो मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि जो हालात है ना, ये चल नहीं सकते ऐसे। मैं सीधा आपको बात बताऊं, देखें, आप 7,500 वर्कर्स और हर रोज छापे मार रहे हैं PTI के घरों के ऊपर, और खौफ और हिरासा फैला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं लोगों को, और टॉर्चर कर रहे हैं, अंदर जाके तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर। मैं फिर से कहूंगा, मुझे इमरान रियाज के ऊपर आज खौफ आ रहा है कि बार बार जब अदालत बना रही है उसको क्यों नहीं सामने लेके आ रहा है। और ये सारे सहाफियों को उठाना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म अगर हो रहा है किसी सहाफी के ऊपर, चले वो कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है, उसके अपने ख्यालात हैं, उस सबसे ज्यादा यूट्यूब में उसे देखा जाता था, तो अगर उससे हो रहा है तो आप सबको बोलना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन एक मिनट हट जाए, मैं जो कहना चाहता ना आपको, देखें, जितनी भी ये कोशिश कर लें, ये इसको जो कर रहे हैं ना हमारे वर्कर्स के साथ, जो लोगों को जिस तरह, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, एक तो मेरे वर्कर जिस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं, और जो मुझे खबरें आ रही हैं ना, खाना दे रहे हैं गर्मी के अंदर, उन्हें थोड़ी सी जगहों के ऊपर बंद किया हुआ है, अदालतों में उनको प्रोड्यूस कर रहा है। यानी मैंने कभी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं देखा। और दूसरी चीज, औरतों से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यानी औरतों से जो कर रहे हैं, अच्छा, मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, औरतों से क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे समझ आई कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मिला अपने एक्स MPs के साथ और अपने जो टिकट होल्डर्स के साथ, वो सारों ने एक ही बात कही, कहते जी ये जो हमारे घरों में घुस के हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करते हैं और जिस तरह हमारी औरतों को करते हैं, वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट सुनो,
میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھیلا رہے ہیں, یہ خوف کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں, وہ پارٹی چھوڑ دیں گے, اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے. یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کو, یعنی ملک کی روایتیں, اپنا دین, ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں, صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آ جائے. لاسٹ کوشچن. پنجاب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ شواہد پی ٹی آئی کے خلاف اکٹھے کیے ہیں جس میں شر پسندی کا اور وفاقی حکومت کو بھیجنے پی ٹی آئی کو کالعدم کیا جائے. اگر پی ٹی آئی کو کالعدم کی طرف وفاقی کو دینا جاتی ہے تو اس طرح کیا لاگے ہم لوگ؟ آپ پوچھ لو لاسٹ کوشچن. آ رہی ہے کہ پس پردہ آپ کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ چل رہے ہیں تاکہ معاملات سیٹل کر کے جو بھی 9 مئی کو ہوا آپ نے مذمت بھی کر دی, بے شک لیٹ تھی, لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ میں نے بالکل نہیں کی. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیزیں. میں نے پہلے دن سے کہا. میں نے عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر مذمت کی ہے, جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی مذمت. جب میں نکلا, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, جب میں 4 دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا, مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے. چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی, کیونکہ ہم نے ساری 27 سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی, اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے, یعنی میں مان ہی نہیں سکتا یہ. اچھا وہ تصویریں اب آ گئی ہیں, اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, ایک آدمی بھڑکا کے اندر بھیج رہا ہے, اس کی شکل ہے, اس کو بلاؤ تو صحیح, وہ کون آدمی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا, وہ لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا, کون وہ آدمی تھا؟ اور ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہے, میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گھسو, اور وہ آدمی اندر بھڑکا کے اندر لے کے جا رہے ہیں, اس کو پکڑ لو. اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. کوئی ڈائیلاگ نہیں چل رہا, کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو, یعنی تحریک انصاف کو بین کیا جائے, وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائیلاگ نہ ہو. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل آدمی ہوں, ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں, لیکن کوئی ڈائیلاگ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ڈائیلاگ کرنا نہیں چاہتے, وہ تو پارٹی کو کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں.